नमस्कार। कोर्ट्स पिछला सप्ताह में मैं तानिया पांडे आपका स्वागत करती हूँ। लगातार कोर्ट्स की खबरें पाने के लिए लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट की खास खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को आगरा जेल में 14 से 22 साल की अवधि तक बंद 13 कैदियों को अंतरिम जमानत दे दी, जो अपराध के समय किशोर साबित होने के बावजूद भी जेल हिरासत में थे। याचिका में कहा गया था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसलों के बावजूद, जिसमें यह माना गया था कि याचिकाकर्ता किशोर थे क्योंकि वे सभी 18 वर्ष से कम की आयु के थे, उत्तर प्रदेश राज्य उनकी रिहाई के लिए कोई कदम उठाने में विफल रहा है। ये कहते हुए कि भारत के संविधान का आर्टिकल 21 लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के आधार की गारंटी देता है, याचिका में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की तत्काल रिहाई के लिए प्रार्थना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अस्पतालों और मानसिक आश्रयों में रहने वाले मानसिक रूप से बीमार रोगियों के लिए वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। ये निर्देश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने दिया, जो अस्पतालों और अजाइलम में पड़े हजारों मानसिक रूप से बीमार रोगियों की पुनर्वास के लिए दिशा निर्देशों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य को निर्देश दिया कि मानसिक रूप से बीमार रोगियों को संस्थानों से भिखारी घरों या वृद्धाश्रम में स्थानांतरित करने की प्रथा को बंद करें, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की धारा 104 के विपरीत है। बेंच ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायालय के निर्देशों के साथ अपना सहयोग बढ़ाने और सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक रूप से कोर्ट नहीं बुलाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने ये कहते हुए कि अधिकारियों को बार बार तलब करना सराहनीय कदम नहीं है तथा ये कड़े शब्दों में निंदा किए जाने योग्य है, कुछ हाईकोर्टों द्वारा अविलंब अधिकारियों को तलब करने या उन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव बनाने के चलन को अस्वीकार कर दिया। बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट ने मेडिकल हेल्थ सचिव को कोर्ट में तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक IAS अधिकारी द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज करते हुए दोहराया कि CRPC की धारा 482 के तहत दर्ज याचिका खारिज होने के बाद दूसरी याचिका दायर करने पर कोई रोक नहीं है, यदि तथ्य उचित है। विनोद कुमार ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत एक रिट याचिका दायर करके अपने खिलाफ लगभग 28 मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्तिगण UU ललित, इंदिरा बैनर्जी और अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि याची व्यक्तिगत आपराधिक मामलों या शिकायतों को रद्द करने के लिए CRPC के तहत हमेशा उपयुक्त आवेदन दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक अभियुक्त की दोष सिद्धि बरकरार रखते हुए कहा कि एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी अनिवार्य शर्त नहीं है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की खंडपीठ ने कहा कि मामूली विरोधाभास जो मामले की तह तक नहीं जाते हैं और वैसे विरोधाभास जो वास्तविक विरोधाभास ना हो, तो ऐसे गवाहों के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता और उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने RBI के उस नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को RTI के तहत डिफॉल्टरों की सूची, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स आदि सूचनाओं का खुलासा करने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्तिगण S अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने हालांकि बैंकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और निजी बैंकों जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और येस बैंक द्वारा पूर्व में दायर इसी तरह की याचिकाओं के साथ पोस्ट किया। पीठ ने उन बैंकों को भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को दिल्ली विधानसभा समिति की पीस एंड हार्मनी समिति द्वारा फेसबुक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन को जारी किए गए समन्स को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने माना कि फेसबुक VP की चुनौती प्रीमेच्योर और प्रीएम्प्टिव थी,
क्योंकि वास्तव में पेश होने के लिए कहने के अलावा कुछ और भी नहीं हुआ था। जस्टिस संजय किशन कौल, दिनेश माहेश्वरी और ऋषिकेश रॉय ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की जांच कानून और व्यवस्था और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के प्रोहिबिटेड डोमेन का अतिक्रमण नहीं कर सकती है, क्योंकि वे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि दिल्ली विधानसभा के पास दिल्ली दंगों के मामले की जांच करने की कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि फेसबुक एक सरल दृष्टिकोण नहीं ले सकता है कि ये केवल थर्ड पार्टी कंटेंट पोस्ट करने वाला एक मंच है, जिसमें जानकारी उत्पन्न करना, नियंत्रण करना या संशोधित करने में कोई भी भूमिका नहीं है और फेसबुक की भूमिका अधिक सक्रिय यानी एक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A के तहत पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की प्रथा पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसे शीर्ष अदालत ने 2015 के श्रेया सिंघल मामले के फैसले में रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति आरिफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर उस आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें धारा 66A को रद्द किए गए प्रावधान के तहत प्राथमिकी के खिलाफ विभिन्न दिशा निर्देश मांगे गए थे। आइए अब डालते हैं एक नजर हाई कोर्ट्स के निर्णयों पर। केरला हाई कोर्ट ने 9 जुलाई को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें नए आईटी नियमों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये नियम सरकारी अधिकारियों को मीडिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने का अधिकार देते हैं। लाइव लॉ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केरल हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने केंद्र सरकार को नए आईटी नियमों के तहत एनबीए के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 संविधान के आर्टिकल्स 14 और 19(1)G का उल्लंघन करने के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अल्ट्रा वायरेज हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 जुलाई को दिल्ली दंगे की आरोपी गुलफिशा फातिमा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसमें कहा गया था कि अदालत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हेबियस कॉर्पस पिटीशन में रिमांड आदेश की वैधता तय नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है और मेंटेनेबल नहीं है। गुलफिशा ने कथित बड़ी साजिश, जिसके कारण फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगे हुए थे, से संबंधित एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट मामले में अपनी रिहाई की मांग की थी। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने माना है कि जब किसी व्यक्ति पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट दोनों के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया जाता है, तो 180 दिनों की अवधि से आगे की हिरासत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36A के तहत दी जा सकती है। धारा 167 सीआरपीसी में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति हिरासत में होता है तो जांच का समय आमतौर पर 15 दिनों की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट के संतुष्ट होने पर इसे अधिकतम 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इस नियम ने यूएपीए और एनडीपीएस अधिनियम के विशेष अधिनियमों के तहत आवेदन को भी संशोधित किया है, जिससे जांच एजेंसी को 90 दिनों से अधिक की रिमांड लेने की अनुमति मिलती है। केरल उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दहेज निषेध अधिनियम यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के इम्प्लीमेंटेशन पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस एस मनी कुमार और जस्टिस शाजी पी चली ने राज्य को नियमों के इम्प्लीमेंटेशन में 2004 से उठाए गए कदमों के बारे में भी अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया। निर्देश इस तथ्य पर विचार करते हुए जारी किए गए थे कि राज्य में दहेज हत्याओं की बढ़ती संख्या के बावजूद संबंधित अधिनियम और नियमों को आज तक लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गरीब नवाज मस्जिद समिति के सचिव मोहम्मद अनीस और बाराबंकी के एक स्थानीय निवासी मोहम्मद नईम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। एफआईआर उनके और समाचार पोर्टल द वायर और उसके 2 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिन्होंने
कथित गरीब नवाज मस्जिद के इलीगल डेमोलिशन के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट लिखी थी। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता गिरफ्तारी से पहले जमानत के आवेदन दायर कर सकते हैं, लेकिन अदालत आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ और कासगंज के पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा कि एक महिला को उसके पति द्वारा प्रताड़ित करके उसके ससुराल से बाहर निकालने के बाद पुलिस क्यों उस महिला को उस पति के घर जाने के लिए मजबूर कर रही है। न्यायमूर्ति जे मुनीर की पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया एक अकेली महिला है जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और अब उसे अपने पति के पास वापस जाने के लिए पुलिस सहित उत्तरदाताओं के हाथों उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जहां वो वैवाहिक क्रूरता का शिकार हो सकती है और हो सकता है कि उसके जीवन को खतरा हो। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कोर्ट की खबरें लगातार पाने के लिए लाइव लॉ को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें। मैं हूं तानिया पांडे। मैं आशा करती हूं कि आपका आज का दिन मंगलमय हो। नमस्कार। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from Live Law.